का सामान्य अध्ययन है और एक पार्ट में इसका दोस्तों आपका डीएलएड वाला पोर्शन है। तो आज हम देखेंगे पार्ट नंबर आपका दूसरा पार्ट देखेंगे, जिसमें हम लोग 76 से स्टार्ट करेंगे और 1 से लेकर के 75 तक इसका सामान्य अध्ययन है, वो पार्ट हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि 150 सवाल एक बार में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है ना, बहुत लंबा 3 घंटे 4 घंटे की क्लास हो जाएगी फिर, है ना। तो इसीलिए पार्ट वाइज पार्ट इसको किया गया है। तो आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, 76 से देखेंगे लेकर के 150 तक देखेंगे आपका, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। ये नंबर आपको दिया गया है जहां से आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, और वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स, आपको सारे चीज मटेरियल प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। पहला सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है ना। विकास का देखिए आप लोग को जो पीडीएफ नोट्स जो दिया गया है दोस्तों डीएलएड वाला, ठीक है, जो 71 नंबर का 71 जो पेज का है उसको आप पढ़िएगा। वहां से विकास के बारे में उसको बताया, उसमें नोट्स में बताया गया है, उसको आप जरूर पढ़िएगा। विकास के अलावा जितने भी 8वें यूनिट से महत्वपूर्ण जो टॉपिक है ना, वो आपको उसमें दिया गया है, उसको आप जरूर पढ़िएगा। तो बताइए विकास के सिद्धांत कौन सा यहां पर नहीं है। 5 ऑप्शन जल्दी से पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। हम आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, है ना। डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। आज का 76 नंबर सवाल है, पार्ट 2 चल रहा है, ठीक है। पार्ट 1 हम लोग बाद में देखेंगे, है ना। अभी आपका पार्ट 2 चल रहा है। पार्ट 1 में आपका सामान्य अध्ययन है जो आपका 1 से लेकर के 75 तक है। तो चलिए बताइए दोस्तों इसका आंसर कौन सा होगा। 76 का हो जाएगा कि विकास एक धारणीय और एकाकी एक आयामी होता है। क्या ये ऑप्शन सही है? बिल्कुल दोस्तों ये ऑप्शन गलत है ना। विकास जो होता है ना एक धारणीय और एक आयामी नहीं होता है, इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो कह रहा है कि विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है, ये बिल्कुल सही है आपका बी नंबर ऑप्शन। विकास आनुवंशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। विकास जो है सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य में होता है, ये भी आपका सही है। हमसे पूछ रहा था दोस्तों कि गलत नंबर ऑप्शन कौन है, तो गलत जो है आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका यहाँ गलत है ना। बाकी यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। फटाफट आप लोग अपना अपना कमेंट करते चलना है ना, कि क्या आपका सही है। और लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपने कितना सही किया, है ना। 75 में कितना आपने सही किया, 50 किया या 60 किया या 70 किया या 50 किया। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों आपका कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। देखिए क्वेश्चन का लेवल काफी बढ़िया रहेगा आपका, है ना, क्योंकि लेवल भी आप लोग कह रहे थे कि थोड़ा सा नीचे है। तो चलिए भैया ऊपर वाला लेवल आ गया और 5 ऑप्शन आ गया कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। तो पूर्व पारंपरिक होता है, या फिर पारंपरिक चरण पर, या फिर उत्तर पारंपरिक, या फिर दूरस्थ पारंपरिक। 77 का क्या होगा। देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार दोस्तों, है ना, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर, तो इसका आंसर हो जाएगा पारंपरिक चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। बी नंबर आपका यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। पारंपरिक चरण में नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है आपका 78 नंबर प्रश्न कि समीपस्थ विकास के क्षेत्र संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया था। बताइए दोस्तों समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि समीपस्थ विकास के क्षेत्र, है ना। 1 मिनट भाई साहब, शटर काहे गिर रहा है। समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय ये किसने प्रतिपादित किया था। क्या होगा 78 का, जल्दी से बताइएगा। तो ये जो समीपस्थ विकास के क्षेत्र का जो संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया था, तो ये हो जाएगा लॉरेंस
नहीं 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 नहीं, इसका हो जाएगा दोस्तों 78 का, हाँ लेव वाइगोत्स्की जो भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार दोस्तों संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है, जिससे बालकों को अपने वास्तविक विकास के स्तर अर्थात जहां वे बिना किसी मदद के स्वयं कोई कार्य कर सकते हैं उससे अलग उनके संभाव्य विकास के स्तर की ओर ले जाने का प्रयास किया जाता है। इन दोनों के बीच के अंतर को वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा है। ठीक है, तो ये वाइगोत्स्की के अनुसार हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है 79 नंबर कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? दोस्तों बताइएगा क्या होगा। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? तो क्या कर पाते हैं जीन पियाजे के अनुसार? पूर्व संक्रियात्मक, एक तो पहले आपको पता होना चाहिए कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक होता है, तो 2 से लेकर के 7 वर्ष तक होता है पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, और संक्रियात्मक होता है 7 से लेकर के 11 वर्ष तक, है ना। तो यहां पर कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं, तो आंसर हो जाएगा प्रतीकात्मक खेल, है ना। प्रतीकात्मक खेल कर पाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना है बी नंबर। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर हो जाएगा 80 नंबर। 80 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करे। क्यों? बताइए। यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर, है ना, यानी कि आईक्यू लेवल, बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू लेवल के आधार पर स्थिर समूह में पृथक ना करे। तो क्यों नहीं करे भाई, ये बताना है आपको। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। यह अध्यापक के लिए सुविधाजनक है, या फिर यह विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है, या बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतर सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता, या बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। 80 का क्या होगा? देखिए 80 जो होगा आंसर नंबर वो हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा कि बुद्धि लब्धि संकल्पना अस्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। ये वाला ऑप्शन आपका ठीक है। ठीक है, हाँ ना, आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों 80 का। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 81 नंबर की हाइंस की दुविधा पर। प्रश्न कह रहा है कि हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है। बताइए दोस्तों, हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है। तो कौन सी अवस्था को प्रतिपादित किया है कोहलबर्ग महोदय, है ना, ये बताना है दोस्तों। तो हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास, जी हां, मैंने कई बार आप लोग को पढ़ा चुका हूं कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? लॉरेंस कोहलबर्ग महोदय के द्वारा दिया गया था नैतिक विकास का सिद्धांत। बस इतना ही आपको याद रखना था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। ठीक है, और नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताए थे लॉरेंस कोहलबर्ग? तो नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताए थे, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 82 नंबर। 82 नंबर प्रश्न कह रहा है, खाली स्थान में आपको भरना है कि बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों के मनोदशाओं, स्वभावों और आशयों को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। बताइए दोस्तों, कौन सा बुद्धि कौशल वो है? ये आपको यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। 82 का अंतर्वैयक्तिक हो जाएगा,
अंतराव्यक्तिक हो जाएगा, स्थनिक हो जाएगा या तार्किक गणितीय हो जाएगा, या एक से अधिक हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं होगा, है ना। यही वाला ऑप्शन आप लोग कह रहे थे कि ऑप्शन नंबर 5 भी होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा जो बताइएगा। 82 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर अंतर्वैयक्तिक, है ना। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों के मनोदशाओं, स्वभावों और आशयों को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 83 नंबर। 83 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों आपका कि शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है ना। शैक्षणिक कार्य में बच्चों के द्वारा जो त्रुटि की गई है उसको समझना वो क्या है, क्या है वो। तो शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना दोस्तों शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है। यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या होगा, शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, यानी कि त्रुटियां जो होता है वो बच्चों में अधिगम का हिस्सा है। जब तक बच्चा त्रुटि नहीं करेगा तो वो सीखेगा कैसे। ठीक है, तथा उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है और बच्चों द्वारा किया गया जो गलतियां हैं और त्रुटियां उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 84 नंबर। देखिए आपकी जो डेली टेस्ट चलती है दोस्तों रात में 9 बजे चलती है, तो 9 बजे आपको बिल्कुल आ जाना है। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि 9 बजे से आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। प्रश्न है कि बाल विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, एक बार 2 बार, है ना, क्योंकि जो पेडागोजी का होता है उसको समझना पड़ता है। तो बाल विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन दोस्तों यहां पर सही है, क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइएगा। 84 का देखिए दोस्तों बाल विकास में कह रहा है आनुवंशिकता और परिवेश, तो इसमें क्या होता है ना, तो विकास जो होता है वो विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होता है। ठीक है, यानी कि हम ऑप्शन को अगर देखें, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि परिवेश की भूमिका निश्चित होती है जबकि आनुवंशिकता के प्रभाव को बदला जा सकता है। ये आपका गलत है। आनुवंशिकता की भूमिका निश्चित होती है जबकि परिवेशीय न्यूनतम होता है, ये भी गलत है। डी नंबर ऑप्शन अगर आप देखिएगा तो विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होता है, तो डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, है ना। इसीलिए आपको डी के साथ यहां पर चलना चाहिए। ठीक है, यानी कि बालक का जो विकास होता है, इस बालक के विकास में विभिन्न प्रक्रियाएं इसमें शामिल होती है, जैसे बाह्य कारक होता है, आंतरिक कारक होता है ना, महत्वपूर्ण योगदान देता है बच्चे के विकास में। ठीक है, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले भी बहुत सारे कारक होते हैं। ठीक है, जैसे सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, है ना, बहुत सारे कारक है ना, या फिर आंतरिक कारक, बाह्य कारक। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 85 नंबर। 85 नंबर सवाल कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है। बताइए दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत याद रखिएगा किसने दिया है, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है नैतिक विकास का सिद्धांत, और उसी पर यह क्वेश्चन है कि अच्छा लड़का और अच्छा लड़की अभिविन्यास कौन सा प्रदर्शित कर रहा है। पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर, परतंत्र नैतिकता स्तर, सहयोगी रूपी नैतिकता स्तर। 85 का क्या होगा, 85 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों पारंपरिक स्तर, है ना, पारंपरिक स्तर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पारंपरिक स्तर, ये देखिए क्वेश्चन आपका पीछे भी था, पारंपरिक स्तर पर जो बच्चा होता है वो अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है। ठीक है, कोहलबर्ग ने दोस्तों नैतिक विकास की 3 स्तर बताए हैं, जैसे कि पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। ये 3 स्तर ये आपका है ना, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और एक होता है उत्तर परंपरागत। ठीक है, ये तीनों स्तर आपको याद रखना है, नैतिक विकास का सिद्धांत है कोहलबर्ग का। अगला प्रश्न है आपका 86 नंबर। 86 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सी
उप अवस्था लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है दोस्तों, है ना। वो कौन सी उप अवस्था है जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है? क्या हो जाएगा 86 का? 86 का आंसर क्या होगा? तो 86 का आंसर हो जाएगा कि यह उप अवस्था जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है वो हो जाएगा आपका सामाजिक सरोकार और आत्मबोध, है ना। सामाजिक सरोकार और आत्मबोध हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही, है ना। बालक में चरित्र निर्माण और नैतिक विकास के संदर्भ में लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने खोज और अनुसंधान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाले हैं कि बालकों में नैतिकता के विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती है, जैसे कि पूर्व नैतिक अवस्था, स्व केंद्रित अवस्था, परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारणीय आत्मचेतना अवस्था या आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 87 नंबर और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रयत्न और भूल विधि, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत मैंने कई बार बता चुका हूं। प्रयत्न और भूल विधि में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से होते हैं? बताइए, प्रयत्न और भूल विधि में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? क्या होगा? पर एक चीज तो ये पूछा जाता है कि प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने दिया? बताइए तो किसने दिया था प्रयत्न और भूल का सिद्धांत? सबसे महत्वपूर्ण कारक इसमें क्या होता है? तो अभिप्रेरणा होता है। ठीक है, प्रयत्न और भूल विधि में सबसे जो महत्वपूर्ण कारक होता है दोस्तों वो होता है अभिप्रेरणा, है ना, याद रखना है अभिप्रेरणा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 88 नंबर। 88 नंबर सवाल कह रहा है कि जो संबंध स्किनर का चूहों से है ना, स्किनर महोदय जो प्रयोग किए थे वो चूहा पर और थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का किससे था? हाँ, कितना बढ़िया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। स्किनर महोदय किस पर अपना शोध किए थे? तो चूहा पर किए थे, जबकि थॉर्नडाइक किस पर किए थे? बिल्ली पर किए थे। तो कोहलर महोदय किस पर शोध किए थे दोस्तों? है ना, ये तो काफी फेवरेट सवाल है, सबको पता होगा कि कोहलर जो थे वो किस चीज पर शोध किए थे? तो कोहलर जो किए थे दोस्तों वो किए थे वनमानुष पर, है ना। किस पर किए थे? ये तो सबका सही होना चाहिए, ये वनमानुष पर किए थे कोहलर महोदय, है ना। तो याद रखना है ना। वनमानुष यानी कि चिंपैंजी, वनमानुष का मतलब क्या हुआ? चिंपैंजी पर किए थे। और कोहलर का जो सिद्धांत था संज्ञानात्मक नियम के ऊपर आधारित है और इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं, है ना। तो कोहलर जो थे गेस्टाल्टवादी थे, याद रखिएगा। कोहलर, वर्दीमर और कोफका, ये तीनों जो थे ना, कोहलर, वर्दीमर और कोफका, ये तीनों गेस्टाल्टवादी थे, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर है 89 नंबर कि क्रियात्मक विकास का अर्थ क्या है? क्रियात्मक विकास का अर्थ पूछ रहा है दोस्तों, क्या है? देखिए, क्रियात्मक विकास का अर्थ क्या होता है? तो मांसपेशीय नियंत्रण, मांसपेशियों का एकीकरण तथा मांसपेशियों का उचित संयोजन, है ना। तो क्रियात्मक विकास का अर्थ यही होता है, इसीलिए मांसपेशी नियंत्रण ये भी ठीक है, मांसपेशियों का एकीकरण ये भी सही है और मांसपेशियों का उचित संयोजन ये भी सही है ना। यानी कि ए बी सी यहाँ पर तीनों सही है, तो आपका जो राइट आंसर जाएगा वो आंसर नंबर ई होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर एक भी सही है, दो भी सही है, तीन भी सही है, तो एक से ज्यादा ना सही है। तो ऑप्शन नंबर ई में क्या दिया हुआ? उपयुक्त में से एक से अधिक, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल भी ऐसे ज्यादा नहीं रहेगा। आप मान के चलिए कि 150 सवाल आपको पूछेगा ना एग्जाम में, उसमें मैक्सिमम जो दोस्तों रहेगा वो 10 सवाल ऐसे रहेंगे जिसका आंसर नंबर ई होगा, है ना। 10 से ज्यादा सवाल ऐसा नहीं होगा, है ना। ऐसे अब संख्या थोड़ा सा बढ़ा दिया है, पहले कम पूछता था लेकिन अब थोड़ा सा ऑप्शन ई वाला भी ज्यादा देने लगा है, बीपीएससी ने भी ऐसा किया था। अगला प्रश्न है आपका 90 नंबर। 90 नंबर सवाल कह रहा है कि किशोरावस्था में किस मनोवैज्ञानिक ने तूफान और तनाव शब्द प्रतिपादित किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना। किशोरावस्था में वो कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने तूफान और तनाव शब्द प्रतिपादित किया था? तूफान और तनाव की आयु किसको कहते हैं? तो वो तो किशोरावस्था को कहते हैं। और ये शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये शब्द का प्रतिपादन किए हैं आपके स्टैनली हॉल महोदय। किसने किए हैं दोस्तों? स्टैनली हॉल महोदय के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 91 नंबर। 91 कह रहा है कि बालक के समाजीकरण के विद्यालय का यह पक्ष विशेष प्रभावी होता है। बताइए, बालक के समाजीकरण के लिए विद्यालय का वो कौन सा पक्ष है जो सबसे अधिक प्रभावी होगा? खेलकूद की सुविधा, अनुकूल पर्यावरण, शाला भवन या फिर शाला उपकरण? क्या होगा 91 का? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए, खेलकूद तो जरूरी है ना, खेलकूद भी ठीक है, शाला भवन भी जरूरी है, शाला उपकरण भी जरूरी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए अनुकूल वातावरण, है ना। अनुकूल वातावरण अगर है तो बच्चे वहां पर पढ़ लेंगे, अन्यथा बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर आपका 92। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको यहां पर दोस्तों पीडीएफ भी मिल जाएगा, है ना, डीएलएड वाला नोट्स भी उसका मिल जाएगा। ये नंबर आपको दिया गया है ना, ये नंबर पे आप व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा चार्ज लगेगा, है ना, बस पीडीएफ का चार्ज है। वीडियो आप बिल्कुल हमारा देख सकते हैं फ्री में, बस उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। बस पीडीएफ के लिए आपको चार्ज लगेगा थोड़ा सा। प्रश्न है कि शिक्षक द्वारा दंड का प्रयोग निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक उपयोगी माना जाएगा? बताइए, शिक्षक द्वारा दंड का प्रयोग, शिक्षक क्या दंड का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं करना है ना। तो शिक्षक द्वारा दंड का प्रयोग किस परिस्थिति में सर्वाधिक उपयोग माना जाएगा? 92 का क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, शिक्षक द्वारा दंड का प्रयोग तभी करना चाहिए जब छात्रों में शिक्षा प्रभुत्व के प्रति सम्मान की भावना तथा अन्य वांछनीय आवृत्तियों के विकास में सहायक हो। ठीक है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि यह छात्रों में शिक्षा प्रभुत्व के प्रति सम्मान की भावना तथा अन्य वांछनीय भावनाओं के विकास में सहायक अगर हो तभी उसको दंड करना चाहिए, अन्यथा नहीं। अगला प्रश्न है आपका 93 नंबर। पाठ योजना क्या है? बताइएगा, पाठ योजना क्या है? पाठ योजना क्या है? तो ऑप्शन है कि शिक्षक को पढ़ाने की सफलता और असफलता का ज्ञात ज्ञान देता है। पाठ योजना यह भी होना चाहिए कि शिक्षक पढ़ाने में सफल हो असफल हो, किस प्रकार से हो, छात्रों के नए ज्ञान को उसके पिछले ज्ञान से जोड़ने का एक साधन है, ये भी बिल्कुल सही है ना। जब भी बच्चों को पढ़ाइए तो इस प्रकार से जोड़ना बहुत जरूरी है ना। जैसे बच्चा 8वां से 9वां में गया तो उसको 8वां के विज्ञान से उसको 9वां में जोड़ना है, तब तो उसको समझ में आएगा कि मैंने 8वां क्लास में क्या पढ़ा है। शिक्षक को अपने काम को बेहतर तरीके से करने में सफल बनाना या छात्रों को गृह कार्य में मदद करना, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ये भी सही है ना, ये भी सही है, बी भी सही है, आपका सी भी सही है। आंसर हो जाएगा आपका एक से अधिक हो जाएगा डी ई नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा 93 का। अगला प्रश्न है आपका 94 नंबर। 94 सवाल कह रहा है कि एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो हो, है ना। तो एक शिक्षक को दोस्तों किस गतिविधि को बढ़ावा देना चाहिए ये बताना है आपको। अस्प, सांस्कृतिक से उपयुक्त, अत्यंत जटिल या अर्थहीन। तो एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो सांस्कृतिक रूप से क्या हो, उपयुक्त हो, है ना। जो क्या हो दोस्तों, सांस्कृतिक रूप से अगर वो उपयुक्त है तभी हम उस चीज को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न है आपका 95 नंबर कि व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देने की अवस्था किसके लिए होनी चाहिए? व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देने की व्यवस्था किसके लिए होनी चाहिए? तो पिछड़े बालक के लिए या फिर उच्च बालक के लिए या फिर अपाहिज बालक के लिए या विकलांग बालक के लिए? तो व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देने की व्यवस्था किसके लिए होनी चाहिए? तो 95 का हो जाएगा, है ना, आंसर नंबर पिछड़े बालक के लिए। ठीक है, पिछड़े बालक के लिए इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, याद रखना है, पिछड़े बालकों की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है क्योंकि ये बालक जो होते हैं वो सामान्य बालकों से बहुत पीछे रह जाते हैं और शिक्षक द्वारा दिया गया सामूहिक निर्देशन ये समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए व्यक्तिगत रूप से इनको शिक्षा देनी चाहिए। अगला प्रश्न होगा 96 नंबर। और देखिए, थोड़ा बहुत अगर हमारा मेहनत अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर सकते हैं, है ना। अगला प्रश्न है कि एक अध्यापक विद्यार्थियों को प्रेरित कर सकता है। बताइए दोस्तों, कैसे प्रेरित करेंगे एक अध्यापक विद्यार्थी को? उचित दिशा निर्देश देकर के या फिर उदाहरण देकर के, कक्षा में भाषण देकर के, उपयुक्त पारितोषिक देकर के। क्या होगा 96 का? तो एक अध्यापक को दोस्तों, है ना, विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए उचित दिशा निर्देश देना चाहिए। ठीक है, तो उचित दिशा निर्देश देकर के हम क्या करते हैं, अभी प्रेरित करते हैं बच्चों को।
या फिर बालकों के सीखने की प्रक्रिया अभी प्रेरणा द्वारा ही आगे बढ़ता है ना, और प्रेरणा द्वारा ही बालकों में शिक्षा के कार्य में रुचि उत्पन्न की जा सकती है और वह संघर्षशील बन सकता है बच्चे। आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, आपका 97 नंबर। देखिए लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपने कितना सही किया है ना। 75 सवाल का यहाँ पर टेस्ट होगा और आपने कितना सही किया दोस्तों, ये आपको बताना है ना। 40 हो तो 40 ही बताना है, झूठ नहीं बोलना है कि 40 आया तो 50 बता देंगे या 30 आया तो 50 बता देंगे। 30 आ रहा है 30 ही बताइए, ठीक है। जब तक अपना कमजोरी नहीं पता चलेगा तब तक आप सही नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जितना सही होता है लास्ट में जरूर बताना है, कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों का किस प्रकार समझा जाता है। बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में, क्या होगा 97 का। तो बच्चों को समझने के लिए अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता लिए हुए, आंसर होना चाहिए दोस्तों आपका आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर ए दिया है निष्क्रिय प्राणी के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, दुष्ट जीव, सारे ऑप्शन गलत हैं। डी नंबर ऑप्शन देखिए आपको थोड़ा सही लग रहा है कि अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता लिए हुए, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। और जब भी डीएलएड का आप टेस्ट दीजिए या फिर एग्जाम में आप क्वेश्चन बनाइए तो आपका ये कर्तव्य है कि आप क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए और क्वेश्चन समझ में जब आ जाए तब चारों ऑप्शन को पढ़िए, ठीक है ना। एक ऑप्शन को पढ़ के कभी भी जवाब नहीं दीजिएगा, नहीं तो 99% चांस रहेगा आपका गलत होने का। 98 प्रश्न कह रहा है कि कुछ विद्यार्थी अपने अध्यापक विषय में कमजोर है, ठीक है, और कह रहा है कि उनकी शैक्षिक प्रगति में सुधार के लिए आप क्या करिएगा, है ना। कुछ बच्चा है जो अपने आपके अध्यापन विषय में क्या है कमजोर है, तो क्या करेंगे शैक्षिक प्रगति के लिए। 98 का हो जाएगा दोस्तों आपका कोई प्रयास नहीं करेंगे, ये तो गलत है। उनके अभिभावकों को ट्यूशन करने कहेंगे, गलत है। उन्हें अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करेंगे या फिर व्यक्तिगत सहायता देकर उनका ऊंचा स्तर करेंगे, ये भी गलत है। क्या करेंगे तो उन्हें अधिक परिश्रम करने के लिए हम प्रेरित करेंगे ताकि बच्चा आगे बढ़ सके, है ना। कुछ विद्यार्थी जो होते हैं दोस्तों, है ना, आपके अध्यापन विषय में कमजोर होते हैं, तो उनकी शैक्षिक प्रगति में सुधार करने के लिए उन्हें अधिक परिश्रम करने के लिए हम लोग प्रेरित करेंगे। अगला प्रश्न है आपका 99 नंबर। 99 कह रहा है कि मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। बताइए, मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व हमसे पूछ रहा है। अब सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछ रहा है दोस्तों तो कोई एक ही होगा, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो वंशानुक्रम तथा वातावरण हो जाएगा हमारा, ठीक है। वंशानुक्रम तथा वातावरण हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 बजे से दोस्तों आपकी डेली टेस्ट चलती है ना। 9 बजे से 9 बजे रात में, दिन में नहीं, क्योंकि दिन में तो आपका स्कूल रहता है 8 से 10, है कि नहीं, 8 से 10। और कल आपका मजदूर दिवस है तो कल आपका स्कूल बंद हो सकता है ना। आपके स्कूल में बंद है कि नहीं, हो सकता है स्कूल छुट्टी होगा कल, ठीक है। तो रात में 9 बजे क्लास चलती है ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। इसका आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम तथा वातावरण। अगला प्रश्न चलते हैं 100 नंबर सवाल। 100 नंबर कह रहा है कि अच्छा थोड़ा सा ये गड़बड़ दिख रहा है, मैं आपको बता दूं, निम्न में से कौन भारतीय विद्यालयों में आईसीटी को लागू करने में सबसे मुख्य चुनौती है। तो आईसीटी को लागू करने में दोस्तों सबसे मुख्य चुनौती क्या है। ऑप्शन है तकनीकी की तत्परता की कमी, बिल्कुल ठीक है। आईसीटी पहल का खराब क्रियान्वयन, भाषाई भाषा, या फिर विद्यालय में नई प्रौद्योगिकी की कमी, या फिर एक से अधिक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है ये भारतीय विद्यालय में आईसीटी को लागू करने में ये सारी चुनौतियां हैं। चुनौती हमसे कह रहा था दोस्तों कि आईसीटी को लागू करने में क्या क्या चुनौती है, ये सभी चुनौती आता है इसमें। अगला प्रश्न है कि सीखने की सरलतम विधि निम्न में से कौन सी है, बताइएगा। सीखने की दोस्तों सबसे सरलतम विधि पूछ रहा है, कौन सी है। अनुकरण है, प्रयत्न और भूल है, अंतर्दृष्टि है, अनुबंधन है। 101 का क्या होगा। देखिए सीखने की सरल विधि जो है इसमें वो हो जाएगा आपका अनुकरण विधि, ठीक है। सीखने की सरल विधि में अनुकरण विधि हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया जो होता है ना, ये शैशवावस्था से ही शुरू हो जाती है। शैशवावस्था मतलब जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय से ही, है ना, अनुकरण के द्वारा, है ना, यानी कि देख करके
ठीक है, एक दूसरे को समझ करके, देख करके। तो ये जो विधि है वो सबसे सरल विधि है ना। बच्चा देखते हैं ना, छोटा बच्चा होता है, एक दूसरे को देख करके कॉपी करने लगता है, आप जो करिएगा वो भी करने लगेगा। तो ये होता है अनुकरण विधि। ठीक है, तो अनुकरण द्वारा सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। तरह निरीक्षण करके सीखना, बच्चे जिस वस्तु का निरीक्षण करते हैं उसके बारे में जल्दी सीख जाते हैं और अस्थायी रूप से सीखते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका 102 नंबर। 102 कह रहा है कि आकलन का उद्देश्य क्या है? आकलन का उद्देश्य क्या होता है? आकलन, तो आकलन का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? जल्दी से ऑप्शन पढ़िए और जवाब दीजिए। आकलन देखिए वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि बच्चा अधिगम को किस स्तर तक सीखा है या फिर किस स्तर तक अधिगम को ग्रहण करने में समर्थ है। ठीक है, आकलन जो होता है वो बालक के अधिगम का मूल्यांकन करता है ना। कि बालक अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना, है ना। तो बालक कितना सीखा है उसी का तो हम लोग आकलन करते हैं। और अधिगम में हुई कठिनाई को आकलन के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है ना, कि बच्चों को जो हम सिखा रहे थे और तो सीखा कि नहीं सीखा, जब तक आकलन नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो आकलन का जो उद्देश्य होता है वो अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है 103 नंबर। 103 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप कक्षा में अधिगम निषक्ता वाले बच्चों की सहायता के लिए आकलन की कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे? बताइए। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप हैं और आप कक्षा में दोस्तों अधिगम निषक्तता वाले बच्चों की क्या करना है? सहायता के लिए आकलन की कौन सी युक्ति का आप प्रयोग करेंगे? 103 का क्या होगा? 103 का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। देखिए, अधिगम निषक्तता की बात कर रहा है ना। तो अधिगम निषक्तता वाले बच्चों को दोस्तों अधिक से अधिक परिपक्ष पत्र को हल करने का मौका देना चाहिए, जिससे कि वे शुद्ध वर्तनी, उचित लिखावट, शब्दों की सार्थकता को धीरे धीरे सीख ले। आंसर हमारा जो यहां पर निकल के आएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी नंबर। सी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि प्रदत्त कार्यों में मूल्यांकन में वर्तनी की महत्व नहीं देते हैं। सी नंबर आपका आंसर यहां से हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 104 नंबर। 104 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? बताइए। बच्चों कौन से जो ऑप्शन है वो बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं कौन सी है? प्राथमिक संस्था क्या होता है? प्राथमिक मतलब सबसे पहला, है ना। तो पहला क्या होगा भाई? जब बच्चा जन्म लिया। बताइए दोस्तों, प्राथमिक संस्था कौन सा होगा? कौन सी बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? तो प्राथमिक संस्थाएं हमारा सबसे जो पहला होता है वो परिवार होता है और परिवार के अलावे हमारे पास पड़ोस होता है। ठीक है, उसके बाद ही बच्चा घर से निकलता है और स्कूल जाता है ना, और परिवार के पास जाता है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट हमारा है वो परिवार है और पास पड़ोस, ये हमारा प्राथमिक संस्थाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 105 नंबर कि छात्रों द्वारा किए गए परियोजना कार्य का मूल्यांकन किस प्रकार के मूल्यांकन के अंतर्गत आता है? परियोजना कार्य का मूल्यांकन दोस्तों किस प्रकार के मूल्यांकन में आएगा? योगात्मक, रचनात्मक, गुणात्मक, मात्रात्मक। 105 का क्या हो जाएगा? तो छात्रों द्वारा किए गए परियोजना कार्य का मूल्यांकन जो होता है वो रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा रचनात्मक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 106 नंबर। 106 नंबर कह रहा है दोस्तों कि समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है? मैंने कई बार आप लोग को पढ़ा चुका हूं सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, समावेशी शिक्षा के बारे में। समावेशी का मतलब एक ही चीज समझ लीजिए, समान शिक्षा, है ना। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय क्या होता है दोस्तों? देखिए, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या आएगा? तो जो मंद बुद्धि, शारीरिक रूप से दिव्यांग छात्र छात्राओं की उनकी बुद्धि के आधार पर शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। समावेशी शिक्षा के कारण जो अक्षम बालक है वो सामान्य बालकों के साथ एक ही कक्षा में बैठ करके शिक्षा ग्रहण करता है। इसमें बाधित बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो समावेशी शिक्षा से अभिप्राय ये है कि योग्यताओं से परे होकर के सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, यानी कि हमारा आंसर नंबर डी।
ठीक है, सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। किसी एक को नहीं, सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। अगला प्रश्न है 107 नंबर। 107 कह रहा है कि एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करता है ना? एक बच्ची है जिसको दोस्तों लिखने में काफी कठिनाई हो रहा है ना? इसका आंसर क्या होगा 107 का? तो 107 का आंसर हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे? आलेख वैकल्प, है ना? इसको कहेंगे दोस्तों आलेख वैकल्प। पठन नहीं होगा क्योंकि इसको लिखने में दिक्कत हो रहा है, तो पठन कैसे होगा? गणन भी नहीं होगा, ध्यान भी नहीं होगा, है ना? लेख हो जाएगा, यानी कि लिखने में दिक्कत हो रहा है। यानी कि एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, तो उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। तो यह लक्षण जो होता है वो अधिगम विकार का आलेख वैकल्य की ओर इशारा करता है, और आलेख वैकल्य को ही कहते हैं डिस्ग्राफिया। इसी को क्या कहते हैं? इसी को तो कहा जाता है डिस्ग्राफिया दोस्तों, है ना? इसी को कहते हैं डिस्ग्राफिया। ठीक है, जो बच्चे लिखने में अशक्त हो उसको डिस्ग्राफिया कहा जाता है, यानी कि उसी को हिंदी में कहते हैं आलेख वैकल्य। तो ये शब्द एक नया शब्द था, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 108 नंबर। 108 कह रहा है कि एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है। उसकी समस्या समाधान की यह विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती है दोस्तों? ये बताना है आपका। एक बच्चा है जो सिर्फ मूर्त जो वस्तु है उसके साथ ही समस्या का समाधान करता है, और उनकी समस्या समाधान की विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आएगा? तो किसके अंतर्गत आएगा? देखिए दोस्तों, जीन पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताए हैं, आपको पता है, मैंने कई बार बता चुका हूं। जो जीन पियाजे महोदय हैं इन्होंने विकास की कितनी अवस्थाएं बताए हैं? 4 अवस्थाएं। कौन कौन अवस्थाएं मैं फिर से अभी रिपीट कर दूंगा आप लोग को, ठीक है ना? जितना मैं आप लोग को यहां पर करवा दूंगा ना, बस उतना कर लीजिए, इसके अलावा आप कुछ मत पढ़िए, रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, जितना करवाते हो उतना आपको याद रखना पड़ेगा, है ना? या तो जो PDF देते हैं उसको, इसके अलावा जो हम एक्स्ट्रा चीज जो बता रहे हैं उसको, तो जो एक्स्ट्रा बता रहे हैं उसको आप नोट कर सकते हैं, है ना? तो जीन पियाजे जो महोदय हैं, क्वेश्चन कई बार पूछा है कि संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? 4 अवस्थाएं। 4 अवस्थाएं किसने बताया है? तो जीन पियाजे ने बताया। कौन कौन अवस्थाएं हैं? तो संवेदी पेशीय अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक। ये सारे चीज सब्जेक्टिव में भी पढ़ाए हैं और जो नोट्स दिया गया उसमें भी दिया गया है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका C नंबर। ठीक है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की उम्र कितनी होती है दोस्तों? 7 से लेकर के 11 वर्ष तक। ये उम्र भी कई बार पूछ दिया एग्जाम में कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की उम्र क्या होती है? 7 से 11। या फिर पूछेगा आपको कि संवेदी पेशीय अवस्था कौन सी होती है ना? तो संवेदी पेशीय जो अवस्था होती है जब बच्चा जन्म लेता है, तो जन्म से लेकर के यानी कि 0 से लेकर के 2 वर्ष तक। ठीक है, तो 0 से लेकर के 2 वर्ष तक को क्या कहते हैं? संवेदी पेशीय। 2 से लेकर के 7 वर्ष तक को क्या कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक। और 7 से 11 तक को करते हैं मूर्त संक्रियात्मक, और 11 से 15 वर्ष तक के कहते हैं दोस्तों अमूर्त संक्रियात्मक। ये चारों अवस्थाएं याद रखिएगा, एक क्वेश्चन यहां से जरूर पूछेगा। अगला प्रश्न है 109 नंबर। 109 कह रहा है कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका क्या है? बताइए, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार यहां पर पूछ रहा है। तो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्ध वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका है ये कि वह व्यक्ति जिसमें बौद्धिक अक्षमता है, वह व्यक्ति जिसमें बौद्धिक अक्षमता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका D नंबर। ठीक है, आंसर नंबर D। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 110 नंबर। 110 कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानूनी हाल ही में पारित किया है ना? वो कौन सा कानून पास किया दोस्तों? भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्ति के लिए। तो दिव्यांग व्यक्ति के लिए पारित किया गया है कौन सा? बताइएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति? नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति दिव्यांग व्यक्ति के लिए थोड़ी है, तो सबके लिए है ना? अगला ऑप्शन है कि निःशक्त व्यक्ति, समान अवसर, अधिकार संरक्षण,
पूर्ण भागीदारी अधिनियम, या फिर दिव्यांगतों के साथ व्यक्तिगत अर्प अधिनियम। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर बी हो जाएगा, यानी कि निःशक्त व्यक्ति, है ना। दिव्यांग व्यक्ति के लिए कानून पास किया है जो उसको भी समान अवसर मिलना चाहिए, अधिकार संरक्षण मिलना चाहिए, पूर्ण भागीदारी होनी चाहिए, यानी कि आंसर नंबर हमारा हो जाएगा डी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी नंबर, डी नहीं बी नंबर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11 नंबर कह रहा है कि वह छात्र जिन्हें पठन वैकल्य है उन्हें मुख्यतः किस में दिक्कत आती है? वह छात्र जिन्हें पठन वैकल्य है उन्हें मुख्यतः किस में दिक्कत आती है? पढ़ने और लिखने में, गतिशीलता में, चित्र बनाने में, सुनने में, क्या होगा? तो पठन वैकल्य है दोस्तों, यानी कि पढ़ने में उसको दिक्कत हो रही है। तो पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो यानी कि पढ़ने और लिखने में होगा। पठन वैकल्य यानी कि पढ़ने लिखने में उसको दिक्कत हो रहा है, यानी कि आंसर हमारा ये हो जाएगा। गतिशील नहीं होगा, चित्र नहीं होगा, सुनने नहीं होगा, है ना। यानी कि वो छात्र जिन्हें पढ़ने वैकल्य उन्हें मुख्यतः पढ़ने और लिखने में दिक्कत आती है। जब कोई बालक दोस्तों अधिगम करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना करता है तो वो समस्या शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, व्यक्तिगत समस्या हो सकती है, ठीक है। चलिए इसी को तो हम अधिगम अक्षमता कहते हैं, है ना। इसी को क्या कहते हैं? अधिगम अक्षमता। अगला प्रश्न है आपका 112 नंबर। 112 कह रहा है दोस्तों कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीतिक है? बताइए कौन सी प्रभावी रणनीतिक यहां पर होगी दोस्तों प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए? फटाफट पढ़िए ऑप्शन, इसका जवाब दीजिए। देखिए जो प्रतिभाशाली बालक है ना, प्रतिभाशाली बालक की जो शिक्षा होती है उसके अध्ययन और उसकी प्रतिभा पर आधारित होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उनकी विशेष शिक्षा प्रतिभाशाली केंद्रित होनी चाहिए। अगर उनका प्रतिभा के अनुसार अगर उनको पढ़ाई नहीं मिल पाता है तो उनका प्रतिभा क्या हो जाएगा? व्यर्थ चला जाएगा, ठीक है। तो जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त जो रणनीति है दोस्तों, उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपना चाहिए, ठीक है। उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपना चाहिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 13 नंबर। 13 नंबर सवाल कह रहा है कि विविध शिक्षण आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? बताइए। विविध शिक्षण आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? बैठने की निश्चित व्यवस्था, लचीला व्यवस्था, मानकीकृत आकलन, या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र? क्या होगा दोस्तों? देखिए विविध शिक्षण आवश्यकता वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, है ना। चलिए आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर है 14 नंबर। और देखिए वीडियो को आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिए भाई सब लोग, है ना। सब लोग एक बार लाइक कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो 9 बजे से रात में डेली टेस्ट होती है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली आपको नोटिफिकेशन मिल सके, आपकी तैयारी हो सके। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है? बताइएगा। व्यक्तिगत भिन्नता क्या है? बौद्धिक, शारीरिक, व्यक्तित्व संबंधी या सामाजिक? व्यक्तिगत भिन्नता जो है वो बौद्धिक भी है, शारीरिक भी है और व्यक्ति संबंधी भी है दोस्तों। यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो एक से अधिक यहाँ पर सही है कि नहीं? तो आंसर हो जाएगा हमारा ई नंबर, है ना। आंसर हो जाएगा हमारा व्यक्तिगत भिन्नता बौद्धिक भी होता है, शारीरिक भी होता है, व्यक्ति संबंधी भी होता है कि नहीं? ये सभी चीज आपका सही है तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्लासिकी अनुबंधन का सिद्धांत, वाह वाह वाह, कितना मस्त सवाल है, कितना बार पढ़ा चुके हैं, है ना। क्लासिकी अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? क्लासिकी अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो पावलोव को कौन भूल सकते हैं, है ना। पावलोव महोदय को कोई भूलेंगे? कोई नहीं भूलेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, पावलोव महोदय ने दिए थे, है ना। शास्त्रीय अनुबंधन भी इसी को कहते हैं, क्लासिकी अनुबंधन, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 116 नंबर। 116 कह रहा है कि खाली स्थान को यहां पर आप भर दीजिए। कह रहा है कि किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देता है? देखिए इस प्रकार के जो सवाल होता है ना खाली स्थान भरने वाला,
बहुत पेचीदा सवाल होता है ना। चारों ऑप्शन को पढ़िए, भर भर के देखिए यहाँ पर क्या आएगा, है कि नहीं। तो 116 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? आकलन को बढ़ावा देता है ना। किसके अतिरिक्त पूछ रहा है। तो जितनी संभावना, देखिए डी नंबर ऑप्शन आपका गलत है ना। जितनी संभावना हो वो कह रहा है, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण देना, है ना, ये वाला इसके अतिरिक्त दोस्तों, है ना, इसके अतिरिक्त आपका जो होगा सभी सीखने के आकलन को बढ़ावा देता है ना। ये वाला ऑप्शन क्या है आपका? गलत है। यही पूछ रहा था ना, किसके अतिरिक्त? ऑप्शन नंबर डी के अतिरिक्त सारे ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है कि बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। कैसे होना चाहिए बच्चों का मूल्यांकन? तो बोर्ड परीक्षा द्वारा, या सतत और व्यापक मूल्यांकन, या गृह परीक्षा द्वारा, लिखित और मौखिक मूल्यांकन। देखिए एकदम आंसर क्या कर रहा है, इसमें झलक रहा है, आंसर झलकना चाहिए। तो बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत और व्यापक। सतत मतलब हमेशा होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि साल में एक बार मूल्यांकन हो, ऐसा नहीं है, हमेशा मूल्यांकन बच्चे का होना चाहिए। ऑप्शन हो जाएगा आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18 प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि कुछ ज्ञात तथ्य से अज्ञात तक पहुंचने की क्या प्रक्रिया है। ज्ञात से कहां पहुंचना है? अज्ञात की ओर पहुंचना है। तो प्रक्रिया कौन सी है? देखिए कुछ ज्ञात तथ्य से अज्ञात तक पहुंचने की प्रक्रिया अनुमान कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुमान करना कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर सवाल कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने कौन सी तकनीक सुझाई है? बताइए दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की ने कौन सी तकनीक सुझाई है? 19 का क्या होगा? तो प्राथमिक बच्चों को पढ़ाना है, इसके लिए लेव वाइगोत्स्की ने जो तकनीक दी है उसका नाम है अनुदेशात्मक पाठ, है ना। अनुदेशात्मक पाठ तकनीकी इसको कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका तात्पर्य ये होता है कि छात्रों को सीखने और समस्या समाधान करने के लिए इस शिक्षण प्रक्रिया में बच्चों को दिए जाने वाला निर्देश की मात्रा एवं स्वरूप उसके विकास के स्तर के अनुरूप होता है। ठीक है, अनुदेशात्मक पाठ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर है दोस्तों आपका 120 नंबर। 120 कह रहा है दोस्तों कि प्रतिभावान बालकों की पहचान किस प्रकार कैसे करेंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो प्रतिभावान बालकों की पहचान हम बुद्धि परीक्षण के द्वारा करेंगे या फिर अभिरुचि परीक्षण के द्वारा करेंगे। चेहरा देख करके करेंगे? नहीं, चेहरा देख करके नहीं कर सकते हैं, उपलब्धि परीक्षण के द्वारा। यानी कि ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। एक से अधिक यहाँ पर सही है कि नहीं? इसी प्रकार का आपको ऑप्शन नंबर ई चुनना पड़ेगा। अगला प्रश्न है 121 नंबर कि उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सृजनात्मकता के क्षेत्र में कार्य किया है। सृजनात्मकता के क्षेत्र में किसने कार्य किया है दोस्तों? सृजनात्मकता के क्षेत्र में वो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है टोरेंस। कौन है? टोरेंस है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जिन्होंने सृजनात्मकता के क्षेत्र में कार्य किया है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, टोरेंस महोदय। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 नंबर। 22 कह रहा है दोस्तों कि आदत निर्माण के नियम कौन सा नहीं है। आदत निर्माण के नियम कौन सा नहीं है? क्या होगा? पुरस्कार और दंड, संकल्प की दृढ़ता, क्रियाशीलता या अभ्यास। देखिए आदत निर्माण के जो नियम नहीं है वो आंसर हो जाएगा ए नंबर, पुरस्कार और दंड। ये दोस्तों आदत निर्माण के नियम नहीं में आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि अच्छे शिक्षकों का निर्माण करने के लिए प्रशिक्षण संस्थान में किस नेतृत्व दृष्टिकोण होना चाहिए? किस नेतृत्व के दृष्टिकोण का होना चाहिए दोस्तों अच्छे शिक्षकों का निर्माण करने के लिए? क्या होगा 123 का? विशेषता उन्मुख, परिवर्तनकारी, करिश्माई होगा? नहीं, सांस्कृतिक उन्मुख नहीं होगा। अच्छे शिक्षकों का निर्माण करने के लिए प्रशिक्षण संस्थान में किस नेतृत्व दृष्टिकोण होना चाहिए? तो आंसर होना चाहिए परिवर्तनकारी नेतृत्व, है ना, परिवर्तनकारी दृष्टिकोण होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 23 का बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर। 24 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दृष्टिबाधित बच्चों के लिए
आई में सबसे अच्छा उपयोग है। आईसीटी में होगा दोस्तों, आईसीटी में सबसे अच्छा जो उपयोग यहां पर हो जाएगा तो 124 का हो जाएगा टेक्स्ट टू स्पीच। टेक्स्ट टू स्पीच ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका टेक्स्ट टू स्पीच। नेक्स्ट प्रश्न है 125 नंबर की, एक सफल दल प्रमुख अपने टीम के सदस्यों से श्रोता होने की उम्मीद करता है। बताइए एक सफल दल प्रमुख जो है अपने टीम के सदस्यों से श्रोता होने की उम्मीद करता है तो सक्रिय करेगा, निष्क्रिय थोड़ी करेगा, निष्क्रिय नहीं करेगा, सीमांत भी नहीं करेगा, प्रशंसात्मक नहीं करेगा, सक्रिय उम्मीद करेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है, सक्रिय उम्मीद करेगा। और अगला प्रश्न है आपका 126 नंबर की, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है। बताइए दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? 2 स्तर, 3 स्तर, 4 स्तर, 1 स्तर। 126 का क्या होगा? तो नई शिक्षा नीति 2020 हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं और उसमें हम बताए भी हैं कि 2020 जो है इसके तहत स्कूली शिक्षा को 3 स्तर में बांटा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 3 स्तर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कुल कितनी धाराएं हैं? हाँ, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये तो आपको बताएं कि अनुच्छेद कितने में है ना। अभी क्वेश्चन पूछ लिया कि इसमें कितनी धाराएं हैं दोस्तों, है ना। ये तो सबको पता है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है अनुच्छेद 21 के ए में वर्णन किया गया है कि नहीं। और 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में इसको जोड़ा गया था हमारे मौलिक अधिकार में। लेकिन इसमें कितनी धाराएं हैं? इसमें धाराओं की संख्या है 38। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 128 नंबर। 128 कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा होनी चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में मैंने आप लोग को जो बताया हूं वो जरूर आप पढ़िएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि क्या करती है, शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो शिक्षा जो होनी चाहिए वो अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी होनी चाहिए। ठीक है ना। आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अन्वेषण प्रेरित और खोज उन्मुखी होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, आंसर नंबर आपका। वेधन थोड़ी होगा आपका, पाठ्य पुस्तक और शिक्षा केंद्रित भी नहीं होगा। आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा 28 का 2020 के अनुसार। अगला है 129 नंबर। 129 कह रहा है कि बच्चों द्वारा अधिगम प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली त्रुटियां किस ओर संकेत करती है? दोस्तों, बच्चों द्वारा अधिगम प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली जो त्रुटियां हैं वो किस ओर संकेत करती हैं, है ना। तो अधिगम प्रक्रिया के समय बच्चे बहुत प्रकार की गलती करते हैं, त्रुटि करते हैं, तो वो त्रुटियां किस ओर संकेत करती है, ये क्वेश्चन कह रहा है। आंसर हो जाएगा कि बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक विभिन्नता या अधिक वेधन अभ्यास। इसका जो आंसर हो जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर दोस्तों आपका सी हो जाएगा, बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता। ठीक है, यानी कि बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का ही अंग होता है दोस्तों। ठीक है, बच्चे अगर त्रुटि कर रहे हैं तो इसका मतलब वो सीखने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। जब तक बच्चा त्रुटि नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे, है कि नहीं। बच्चा जब तक गिरेगा नहीं तब तक वो चलेगा कैसे, वो चीज है ना। आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 130 नंबर। 130 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम कैसा होना चाहिए, है ना। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आपको क्या करना है, एकदम रट जाना है, चाट जाना है, छोड़ना नहीं है एक भी सवाल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में हम इसके पहले भी वीडियो में बताए थे और फिर भी इसके बारे में पढ़ाए थे, नोट्स में भी हम दिए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा आपको। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम कैसा होना चाहिए? तो अधिगम जो होना चाहिए वो होना चाहिए प्रयोगात्मक, है ना। प्रयोगात्मक होना चाहिए दोस्तों, प्रयोगात्मक होना चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो बाल केंद्रित ऑप्शन में नहीं है, आंसर हो जाएगा हमारा प्रयोगात्मक। अगला प्रश्न है 131 नंबर कि एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होनी चाहिए? प्रगतिशील कक्षा कैसे चलेगा?
एक प्रगतिशील कक्षा में दोस्तों विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, प्रगतिशील कक्षा है तो विद्यार्थी क्या करेंगे, अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। ठीक है, वो पाठ पुस्तक केंद्रित नहीं होता है, योगात्मक भी नहीं होता है, अध्ययन दंड तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो चारों ऑप्शन पढ़ के आप छाटिएगा, है ना। अगला प्रश्न है 132 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है ना। देखिए, अगर टेस्ट, अगर आप हमारा सभी टेस्ट अगर आप दे लेते हैं तो फिर आपको नोट्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही बात यही है। ठीक है, अगर जितना मैं टेस्ट करवाऊंगा, लगभग यहाँ पर दोस्तों आपका आज तो चल रहा है 16 टेस्ट ना, 16 में लगभग 8 गो अभी 8-9 डीएलएड का टेस्ट हो गया होगा और 6-7 आपका लगभग समान अध्ययन का टेस्ट होगा। तो जितना मैंने टेस्ट करवा दूंगा, बस आप टेस्ट तो दे लीजिए, टेस्ट को आप रिपीट कर लीजिए, है ना। वीडियो को देख लीजिए, उसके अलावा जो पीडीएफ देंगे उसको आप टेस्ट के रूप में दे लीजिए। फिर देखिए आप कहाँ रहते हैं और उसके दूसरे की अपेक्षा, है ना। जो लोग तैयारी कर रहे हैं और आप भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत अंतर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 32 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है। तो इसका केंद्र बिंदु क्या है दोस्तों, इसका केंद्र बिंदु हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बहुविषयकता और समग्र शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु जो है बहुविषयकता और समग्र शिक्षा है दोस्तों। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। यानी कि 2020 के अनुसार मुख्य रूप से राज्य सरकार के द्वारा जहां तक संभव हो राज्य में बोली जाने वाली सभी भाषाओं में शिक्षा दिए जाने की सिफारिश की गई है। यानी कि बहुविषयता, यानी कि बहुत सारी जो भी आपके जिला है, यानी कि जो आपकी मातृभाषा है उसमें शिक्षा देनी चाहिए, है ना। इसी पर थोड़ा सा जोर दिया गया है आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार, देखिए अब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 आ गया, एनसीएफ 2005 वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एनसीएफ, है ना, एनसीएफ रट जाना है। एनसीएफ क्वेश्चन आपका फिक्स है कि 2 से 3 सवाल आपको एनसीएफ से रहेगा। चलिए एनसीएफ के बारे में देखते हैं, है ना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कह रहा है क्या यहाँ पर होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए है कि गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संस्थाएं एवं संख्या अवधारणा सीखना। और तो ये ऑप्शन हम नहीं पढ़ेंगे, जल्दी से आप पढ़िए, आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन पढ़ने में बहुत पेचीदा लगता है, ठीक है, लेकिन आपको 5 ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, है ना। आपको तो एग्जाम देना है ना, हमको देना नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो 133 का आंसर नंबर सी हो जाएगा। यानी कि गणित शिक्षण का सी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संबंधी कौशल विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य समस्या समाधान का कौशल विकसित करना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार बिल्कुल सही है। यानी कि 2005 के अनुसार दोस्तों शिक्षण जो गणित का उद्देश्य जो है वो गणित की विभिन्न शाखा, जैसे कि इसमें गणित में क्या क्या हम पढ़ते हैं, बीज गणित है, संख्या है, त्रिकोणमिति है, ज्यामिति है कि नहीं, बहुत सारा चीज है। तो इसको समझना और दिखाना पड़ता है, समस्या समाधान के सामान्य नियमों को सही ढंग से चुने और उसको लागू करें। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 134 नंबर, आरटीई एक्ट 2009 बहुत इंपॉर्टेंट है। आरटीई, है ना। आरटीई 2009 की किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना माना जाता है। तो शारीरिक दंड देना प्रताड़ित माना जाता है, ये धारा किसमें कहा गया है दोस्तों, 134 का हो जाएगा धारा नंबर 17। धारा 17 यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, है ना। तो बच्चों को शारीरिक दंड नहीं देना है। अगला प्रश्न है आपका 135 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। तो किस उपागम से किस उपागम के लिए दोस्तों, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए बताना है आपको क्या होगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो होता है ये रटने पर आधारित उपागम से अवधारणात्मक समझ विकसित करने के उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रटने और परीक्षा के लिए सीखने के बजाय अवधारणात्मक समझ पर जोर देती है, रटने पर जोर नहीं देती है।
ठीक है, और परीक्षा पर जोर नहीं देती है, ये समझने पर जोर देती है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 136 नंबर। 136 कह रहा है कि आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या होगा 136 का? तो 136 का क्या हो जाएगा? 136 का हो जाएगा परिपक्वता, है ना, परिपक्वता हो जाएगा दोस्तों। आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारण रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया परिपक्वता कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 137 नंबर। प्रश्न काफी बड़ा है, कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे जो होते हैं एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को संकेत किस संकेत की ओर दर्शाते हैं, सुदृढ़ करते हैं, लेकिन संरक्षण करने में अक्षम होते हैं? बताइएगा, क्वेश्चन को एक बार और पढ़िएगा। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में पूछ रहा है? बच्चे जो होते हैं एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को कि संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं, सुदृढ़ करते हैं, लेकिन संरक्षण करने में असक्षम होते हैं। क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वो कौन सी अवस्था है, वो कौन सी चरण है, ये पूछ रहा था, है ना। किस चरण में पूछ रहा है? यानी संवेदी पेशीय। संवेदी पेशीय कब से कब तक होता है? 0 से 2, है ना। और पूर्व संक्रियात्मक 2 से लेके 7 तक, मूर्त सक्रियात्मक 7 से लेके 11 तक, है ना। एक होता है अमूर्त संक्रियात्मक 11 से लेके 15 तक। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में यानी कि 2 से 7 साल की अवस्था में ये सारे चीज होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए और अगला प्रश्न है आपका 138 नंबर की शीर्षगामी सिद्धांत। प्रश्न है कि शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? क्या होगा? शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका गामक विकास पर लागू होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका गामक विकास पर लागू होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका 139 की बुद्धि क्या है? बताइएगा, बुद्धि क्या है दोस्तों, ये बताना है आपको। अरे भाई साहब कहाँ चल गए? हाँ, ये बताना है बुद्धि क्या है। बताइए, बुद्धि क्या है? व्यवहार है, समायोजन है, तर्क है या खुशी है? बुद्धि क्या है? 139 का हो जाएगा आपका जो बुद्धि है यही तो समायोजन है। ठीक है, ये क्या है? समायोजन है। बुद्धि का मनोवैज्ञानिक अर्थ ही क्या होता है दोस्तों? समायोजन करना होता है। ठीक है, समायोजन क्षमता होता है। किसी भी व्यक्ति के वास्तविक परीक्षण जो होता है तनावपूर्ण एवं दुख भरी परिस्थितियों में होता है। ऐसी स्थिति में सही निर्णय ही क्या होता है? समायोजन है, जिसे समाज बुद्धि विवेक की संज्ञा देता है ना। इसी को तो समायोजन कहते हैं। अगला प्रश्न है 140 नंबर कि छात्रों की स्वाध्याय में रुचि जागृत करने के लिए शिक्षक क्या करते हैं? बताइए, छात्रों की स्वाध्याय में रुचि जागृत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो क्या करिएगा आपको करना पड़ेगा कि भिन्न भिन्न स्तर की पत्रिकाओं को पुस्तकालय में आपको रखना पड़ेगा। आपका जो लाइब्रेरी है ना, तो भिन्न भिन्न स्तर की पत्रिकाओं को आपको पुस्तकालय में रखेंगे, तभी बच्चे में रुचि जागृत होगी, है ना। स्वयं अध्ययन में, है ना, स्व अध्ययन की बात कर रहा है ना। बच्चे में स्वयं अध्ययन की भावना कैसे जागृत होगी, रुचि कैसे जागृत होगी? तो भिन्न भिन्न पत्रिकाओं की पुस्तक आप रखिएगा तभी। अगला प्रश्न है 141 नंबर, छात्रों के समय का सदुपयोग करने के लिए आप शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? बताइए दोस्तों, समय का सदुपयोग करना है तो आपको क्या करना चाहिए, ये पूछ रहा है। क्या करिएगा? तो छात्रों के समय का सदुपयोग करने के लिए एक शिक्षक के रूप में स्वयं समय का उपयोग छात्र के सामने करेंगे। अब छात्र के सामने आप नींद मारिएगा तो छात्र समय का उपयोग करेगा नहीं, है ना। आप पहले छात्र समय का उपयोग करिए, तब ना छात्र को लगेगा कि समय कितना मूल्यवान चीज है। दोस्तों, समय से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। अगर समय से आप सही से काम नहीं किए तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 142 नंबर। 142 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समीपस्थ विकास के क्षेत्र किसने दिया है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये क्वेश्चन मैंने कई बार बता चुका हूं। समीपस्थ विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है?
तो समीपस्थ विकास का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया है, कौन बताएगा? लेव वाइगोत्स्की। हाथ उठा दीजिए, लेव वाइगोत्स्की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न चलते हैं, 143 नंबर कह रहा है कि समस्या निवारण विधि के जनक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। समस्या निवारण विधि के जनक, समस्या निवारण विधि के जनक जो है दोस्तों वो है जॉन डीवी। कौन है? जॉन डीवी है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, जॉन डीवी हैं। इन्होंने दोस्तों समस्या किस प्रकार हल करेंगे, इसमें हल करने के लिए किन किन चरणों का इस्तेमाल किया जाएगा, ये सभी चीज बताया गया है। अगला प्रश्न है 144 नंबर। 144 कह रहा है कि विद्यालय की अपनी आधारभूत संरचना में शामिल होता है। तो विद्यालय की आधारभूत संरचना में क्या शामिल होता है? बिजली पानी, भवन संचार, सड़क शौचालय, संपन्न कक्षा कक्ष। तो ये सारे चीज होते हैं विद्यालय में, है कि नहीं? अगर बिजली पानी नहीं रहेगा तो बच्चे पिएंगे क्या, है ना, पढ़ेंगे कैसे? भवन भी होना चाहिए, संचार भी होना चाहिए, सड़क आने जाने की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। यानी आंसर हो जाएगा हमारा एक से अधिक। एक से अधिक यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 45। फटाफट जवाब दीजिए, 5+ प्रश्न और बचा है। भागना नहीं है, भागिएगा कब तक भागिएगा, है ना। किसके लिए भागिएगा? खुद के लिए भाग जाइएगा ना। तो पूरा देखिए, शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, कम से कम यहाँ पर 75 सवाल है ना। आपको यहाँ पर अगर 40 प्रश्न भी आप सही कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा है, तो बहुत आप समझिए कि पेडागोजी आपका काफी अच्छा है, काफी पकड़ है। अगर आप 40 भी सही कर देते हैं तो 35 भी सही कर देते हैं तो समझिए कि बहुत अच्छा पकड़ है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा है। ठीक ना। चलिए, तो ये प्रयास करने से होगा, डेली आपको टेस्ट देने से होगा, आपको डेली क्वेश्चन बनाने से होगा, है ना। प्रश्न है कि कक्षा के अंदर अध्यापन अधिगम के महत्वपूर्ण भौतिक कारणों में शामिल होता है। बताइए, कक्षा के अंदर अध्यापन अधिगम के महत्वपूर्ण भौतिक कारकों में क्या शामिल होता है? क्या क्या शामिल रहेगा? कक्षा की बनावट रहेगा, कक्षा का समूह वातावरण रहेगा, बैठने की व्यवस्था होगी, अधिगम सामग्री होगा। यानी कि यहां भी जो आंसर होगा हमारा एक से अधिक बिल्कुल सही है ना। अगला प्रश्न चलिएगा, प्रश्न नंबर आपका 46 नंबर कह रहा है कि बाल अधिकारों पर कन्वेंशन कहता, बाल अधिकारों पर कन्वेंशन कहता है कि साझेदारी हमारी ताकत है ना। तो साझेदारी हमारी ताकत है, क्या होगा? स्कूल शिक्षक बच्चे या समुदाय? बाल अधिकारों पर कन्वेंशन बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने में साझेदारी और सहयोग के महत्व पर जोर देता है। दोस्तों, आंसर इसका जो हो जाएगा वो एक से अधिक इसका आंसर होगा। ठीक है, उपयुक्त सभी आपका यहाँ पर सही है। स्कूल भी है, स्कूल शिक्षक भी है, शिक्षक बच्चे भी है, समुदाय भी है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका एक से अधिक, है ना, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 47 नंबर कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, याद रखिएगा, है ना, कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने। इनके अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है? मूर्त संक्रियात्मक का उम्र मैंने क्या बताया था? 7 से लेकर के 11 वर्ष तक मूर्त संक्रियात्मक। तो 7 से लेकर 11 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो क्या कर सकते हैं? बताइए, आपके घर में बच्चा है ना। परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन या फिर प्रतिज्ञाप्ति चिंतन। तो आंसर हो जाएगा परिवर्तन। आंसर जो हो जाएगा वो परिवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है 7 से 11 या फिर कभी कभी दोस्तों 12 वर्ष भी दे देता है, आप घबराइएगा नहीं। 7 से 11 या 7 से 12 होता है, ठीक है, इतना तक माना जाता है। और इस अवस्था में जो बालक होता है ना, वो वस्तुओं को देख करके छोटा बड़ा बता देता है कि कौन सा वस्तु छोटा है, कौन सा वस्तु बड़ा है। आप घर में टेस्ट करिएगा, ठीक है। परंतु यदि शाब्दिक रूप से कोई समस्या दी जाए तो वह नहीं बता पाता है, ठीक है, लेकिन बड़ा छोटा वो अंतर कर लेता है, ठीक है। इस अवस्था में जो बच्चों में परिवर्तन या फिर
गुण प्रदर्शित करने लगते हैं, बहुत सारा गुण प्रदर्शन भी बच्चे करने लगते हैं। बच्चों में क्रमबद्धता तथा तर्क संगत भी बच्चे मतलब करने लगते हैं इस अवस्था में। ठीक है, अब बच्चा जैसे बताने लगेगा कि 3 इंटू 3 कितना होता है ना, ये बच्चा बताने लगता है। या फिर 9 में भागा देंगे 3 से, मतलब जोड़ घटा गुना भागा मतलब सीख जाता है, कहने का मतलब ये हुआ है ना। लंबाई चौड़ाई भार ये सब बच्चे समझने लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 148 नंबर। 148 कह रहा है कि खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोमन की प्रतिक्रिया थी। खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोमन की प्रतिक्रिया थी कि मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है? जेंडर प्रासंगिकता का है, जेंडर भेदभाव का है, जेंडर रूढ़िवादिता का है, जेंडर स्थिरता का है। तो ये जो आपका उदाहरण है दोस्तों, ये उदाहरण हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता, इसको कहा जाता है ना, ये जेंडर रूढ़िवादिता है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक जो समाज होता है हमारा, तो समाज में स्त्री है, पुरुष है ना, उनकी लैंगिक पहचान तथा सामाजिक भूमिकाएं समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ही निश्चित की जाती है। ठीक है, समाज से ही निश्चित किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारा 149 नंबर। कह रहा है कि विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? दोस्तों वो कौन सी अवस्था है कि कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? वो कौन सी अवस्था पूछ रहा है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्यावस्था, क्या होगा? तो ये अवस्था आपको पता है कि नहीं? देखिए मैं एक बार को आपको बता दूं कि विकास की बहुत सारी अवस्थाएं होती है। जैसे कि एक तो प्रसूति काल होता है, पूर्व प्रसूति काल, यानी कि जब बच्चा मां के गर्भ में है। ठीक है, तो पूर्व प्रसूति काल को कहा जाता है 0 से लेकर के जन्म तक, है ना, जब बच्चा मां के गर्भ में है, उस समय से बच्चा जब जन्म लिया है। एक होता है दोस्तों शैशवावस्था। शैशवावस्था होता है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक को। एक होता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो होता है वो 2 से 12 तक होता है ना। किशोरावस्था होता है 12 से 18 होता है। युवावस्था होता है 18 से 25-30 हो जाता है। प्रौढ़ावस्था फिर 30 से लेकर 60 तक होता है। वृद्धावस्था फिर 60 से मृत्यु तक होता है। ठीक है, तो बहुत सारी अवस्थाएं होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है दोस्तों, और आज का लास्ट प्रश्न है। देखिए अंत भला तो सब भला होनी चाहिए, तो लास्ट प्रश्न है, आप लोग भी बढ़िया से जवाब दीजिएगा कि अध्ययन की प्रक्रिया जहां तक संभव हो आनंददायक होनी चाहिए और श्रम साध्य नहीं होनी चाहिए। ये किसके शब्द हैं? हाँ, ये शब्द पूछ रहा है दोस्तों, ये कथन किसका है कि जो अध्ययन की प्रक्रिया है ना, जो पढ़ाई की प्रक्रिया है, वो क्या हो, जहां तक संभव हो सके आनंददायक होनी चाहिए, उबाऊ नहीं होनी चाहिए, है ना, और श्रम साध्य नहीं होनी चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा, ये कथन है, वो कथन है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, है ना। ये कथन है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और आज का रहा ये लास्ट प्रश्न। और आप लोग को क्या करना है, जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना। अभी देखिए नया बैच ये शुरू ही हुआ है, अभी 10-15 क्लास हुआ है मात्र इसमें, और इसमें जितना भी क्लास हुआ है वो आपको मिल जाएगा। अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो डेली आपका 9 बजे से 9 PM से क्लास होती है। सामान्य अध्ययन के अलावे आपका DLED का, है ना। और जो नए टीचर हमारे यहाँ अगर जुड़ना चाह रहे हैं तो उनको मात्र दोस्तों 399 का पे करना पड़ेगा। और जो पुराने शिक्षक पहले से जुड़े हुए हैं, अगर नए बैच में जुड़ना चाहते हैं तो मात्र उनको 201 रुपया पे करना पड़ेगा। कैसे पे करना है तो आपको पता ही है, ये नंबर हमारा दिया गया है 7857824310, है ना। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और यही फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे सारा है। आप इसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा दोस्तों इसी नंबर पर, ताकि हमें आपको ग्रुप में जोड़ सकूं, आपको पीछे वाला मटेरियल आपको मैं भेज सकूं, ताकि आप उसका तैयारी कर सके। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। और एक अच्छा लगा हो तो अपना कुछ प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं, है ना, बता सकते हैं कैसा लगा, नहीं लगा, है ना। तैयारी चल रही है आपकी ठीक ठाक कि नहीं चल रही है ना, ये भी आप थोड़ा सा बताइए, है ना। चलिए दोस्तों, तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट, खुश रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, धन्यवाद।